हेलो फ्रेंड, नमस्कार। फ्रेंड, आशा करते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा जो जारी किया गया विज्ञापन जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर के रिक्त पदों के लिए है, उसे आप अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे। अपनी अर्हता को देखते हुए इस परीक्षा के लिए आवेदन भी डाल दिए होंगे। फ्रेंड, हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस परीक्षा में अर्थात जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर की परीक्षा में किस तरह का प्रश्न आने वाला है। हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों के प्रारूप को देखेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर किस तरह का था, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हुए थे, उस पर हम लोग एक करसरी लुक डालेंगे। और इसका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, उस डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो आपको बुकलेट प्राप्त होने वाले हैं उसका प्रारूप किस तरह का रहेगा, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार से आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है आज का यह सेशन, शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस परीक्षा के लिए अच्छी तरह से रणनीति बना सके और अंतिम रूप से चयनित होने के लिए आप खुद के लिए पथ प्रशस्त कर सके। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि इस परीक्षा के लिए जो सिलेबस है वो किस तरह की है। इससे संबंधित जो एडवर्टीज़मेंट से संबंधित जो प्रमुख बातें थी, इसके पहले वाले वीडियो सेशन में मैंने काफ़ी विस्तार से बात तो कर ही लिया था। हम लोग अब परीक्षा के प्रारूप पर विशेष ध्यान देते हैं। देखिएगा कि जो परीक्षा रहने वाली है वो 2 चरणों में होने वाली है। इसमें फिर तीसरा चरण करके कुछ है नहीं। 2 चरण, एक है आपका पीटी प्रारंभिक परीक्षा जो पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होगी, पेन एंड पेपर मोड में नहीं होगी। ओएमआर शीट आपको नहीं प्राप्त होने वाला है, स्पष्ट हो गया यहाँ पर। और जो पीटी होने वाली है वो उसमें आप को जो प्रश्नों की संख्या प्राप्त होंगे वो 100 होंगे और 100 प्रश्नों के लिए 100 अंक निर्धारित किया गया है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के इस तरह से हो गए। और जो परीक्षा की अवधि होगी इस पीटी के लिए, प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए, वह 2 घंटे की होगी और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप आराम से अंदाज़न भी आप क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें कितने खंडों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं स्पष्ट है, आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि 4 खंड है। एक तो अंग्रेजी ग्रामर पर प्रश्न रहेंगे, अंग्रेजी से संबंधित वोकैबलरी पर प्रश्न रहेंगे, उसमें मैगजिम्स रहेगा। मैगजिम्स किस तरह का रहेगा, मैगजिम्स रहेगा वो भी लीगल ही मैगजिम्स रहेगा, लीगल टर्मिनोलॉजी रहेगा और इसके बाद प्रोवर्ब्स एंड कोटेशंस पर आधारित प्रश्न इसमें रहने वाले हैं, ठीक है। और कितने प्रश्न इसमें रहेंगे, अंग्रेजी भाषा से संबंधित, अंग्रेजी मैगजीन्स, लीगल टर्मिनोलॉजी से संबंधित 40 प्रश्न रहेंगे और 40 अंक के रहेंगे। फिर इसके बाद हिंदी व्याकरण और फिर विधिक शब्दावली पर आधारित यहाँ पर प्रश्न रहने वाले हैं और इसकी संख्या अंग्रेजी के बनिस्बत थोड़ी कम रहने वाली है। 30 प्रश्न रहने वाले हैं और इसके लिए 30 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। जो तीसरा खंड रहने वाला है वह कंप्यूटर का खंड होगा और ये इसमें हिंदी की अपेक्षा आप ना रखेंगे। हिंदी भाषा में आपको प्रश्न कंप्यूटर के नहीं मिलने वाले हैं, अंग्रेजी में ही प्रश्न मिलने वाले हैं और उसकी संख्या 20 रहेगी और 20 प्रश्नों के लिए 20 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। जनरल नॉलेज की जहाँ तक बात है, काफ़ी आसान तरह के प्रश्न रहेंगे। इसमें करंट अफेयर्स से संबंधित आप के बारे में आपको जानने पड़ेंगे। करंट अफेयर्स से संबंधित अच्छे प्रश्न रहते हैं, कम से कम 4-5 प्रश्न रहते हैं, बाकी सामान्य तरह के प्रश्न रहते हैं और वो भी अंग्रेजी ही माध्यम में आपको प्रश्न वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे और इसकी संख्या 10 रहेगी और 10 अंक इस तरह से उसके लिए निर्धारित की गई है। और इस तरह से 100 प्रश्न के लिए 100 अंकों के लिए आपको 2 घंटे का समय यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। अब यदि कट ऑफ लाते हैं, जो भी कट ऑफ निर्धारित की जाएगी, तब आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर एग्ज़ाम के लिए बुलावा आएगा। ये नहीं कि दोनों ही एग्ज़ाम्स एक साथ होंगे, ठीक है। आप जो समयावधि रहेगा पीटी और मेंस के बीच में जो गैप रहेगा, समय का जो गैप रहेगा, समय अंतराल जो आपको प्राप्त होगा, वह
लगभग 25 दिन, है ना, 25 दिन में ही आपको फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए जाना पड़ेगा, अर्थात वो लास्ट फेज़ के लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा, अर्थात समय काफ़ी कम प्राप्त होगा। लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर को ही लेकर के ही सबसे ज़्यादा डरते हैं, उसके प्रति वो आशंकित रहते हैं। इसलिए आप लोगों से मैं यही कहूँगा, यही सजेस्ट करूँगा कि आप अभी से ही प्रारंभिक परीक्षा के लिए और फिर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, दोनों की तैयारी आप साथ साथ करें तो आप अंतिम रूप से चयनित अवश्य होंगे। अब बात करते हैं कि जो लिखित परीक्षा होने वाली है, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की परीक्षा होने वाली है, वो किस तरह की होने वाली है। देखिएगा, जो आपका प्रारंभिक पेपर जो होने वाला है, पीटी जो होने वाला है, वो पूरी तरह से सीबीटी होगी, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ओके, और लेकिन जो लिखित परीक्षा होगी, इसके लिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका आपको प्राप्त होने वाले हैं और यह भी 100 अंक के होंगे। और इस मुख्य लिखित परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आपको 4 खंड प्राप्त होंगे। अनुवाद, हम समझिएगा कि ट्रांसलेशन जो पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, वो क्या है, अनुच्छेद आपको नहीं प्राप्त होगा, उसमें 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस का एक वो छोटा छोटा अंश रहेगा और उसका आपको अनुवाद करना है। ओके, उसके लिए आपको जगह प्राप्त होगा, वहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर के लिए जगह प्राप्त होगा और उसमें आपको आंसर लिखना है, अर्थात अनुवाद करना है। पेन एंड पेपर मोड में यह परीक्षा रहने वाली है और जो प्रत्येक जो प्रश्न रहेगा अनुवाद पर आधारित, वो 2 अंक का रहने वाला है, अर्थात 2-2 अंक का रहेगा तो 20 प्रश्न हो गए, है ना। तो इस तरह से 40 अंक के वो रहने वाले हैं। ठीक है, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद पर आधारित ट्रांसलेशन ज़्यादा रहने वाले हैं और इंग्लिश से हिंदी पर आधारित जो प्रश्न रहने वाले हैं वे 10 रहने वाले, 10 की संख्या में रहेगा, 2-2 अंक लिए हुए रहेंगे और इस तरह से 20 अंक के वो रहेंगे, 10 प्रश्नों के लिए 20 अंक। इसके बाद फिर देखिएगा क्या और पूछे जाएंगे, वोकैबुलरी से रिलेटेड आपको जो प्रश्न प्राप्त होंगे वहाँ पर उसमें बताया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। कुछ ऐसे लीगल टर्म वहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि आप बताइए कि इसको किस तरह से आप परिभाषित करेंगे, किस तरह से, हाउ विल यू डिफाइन दिस टर्म, लीगल टर्म, है ना। और फिर प्रोवर्ब्स से रिलेटेड, अर्थात इस तरह का कोटेशन, इस तरह का जो वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया है यह बताइए। ठीक है, वे सब सारे लगभग 20 की संख्या में रहेंगे, जनरली ऐसा ही रहता है। और कंप्यूटर नॉलेज जो रहेंगे 20 की संख्या में, वह पूरी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, हर एक प्रश्न 1-1 अंक के रहेंगे। हालांकि किस तरह का इसका बुकलेट प्राप्त होगा, इसके बारे में भी हम लोग काफ़ी विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग प्रारूप भी देख लेंगे ताकि आप बहुत अच्छी तरह से इस परीक्षा के लिए तैयारी कर सके और अंतिम रूप से चयनित भी हो सके। अब देखिए, इसके बाद और कुछ परीक्षा नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अंतिम परिणाम आपको प्राप्त हो जाएगा, आप अगर चयनित होंगे तो फिर आपको बुला लिया जाएगा। इसके बाद दस्तावेज आपका देखा जाएगा, सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन होगी एंड देन यू आर ऑलरेडी इन। ओके, अब हम लोग जानते हैं इतना तो हम लोग हर चीज़ को स्पष्ट कर लिए, सिलेबस को स्पष्ट कर लिए हम लोग। अब जानेंगे कि पिछले बार जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2023 में, जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में प्रश्न किस तरह के पूछे गए हुए थे। क्योंकि अधिकांश लोगों ने कहा कि सर प्लीज़ परीक्षा का प्रारूप, प्रश्न का प्रारूप प्लीज़ बता दें। परीक्षा का प्रारूप तो हम लोगों ने ले ही लिया है। यहाँ देख रहे हैं कि पिछले बार जो यही ट्रांसलेटर की जो परीक्षा हुई थी, देखिए यहाँ दिख रहा है ना कि 6 पोस्ट ही निकला हुआ था, इस बार तो ज़्यादा पोस्ट है ना। देखिए, जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर हाई कोर्ट के लिए जो परीक्षा ली गई हुई थी वह 19/9/2023 को ली गई हुई थी। ओके, अब इसमें प्रश्न किस तरह के पूछे गए हुए थे चले जानते हैं। ये आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हाई कोर्ट परीक्षा लेती है और बाकायदा यह
अपना प्रश्न पत्र अपलोड भी कर लेती है, ताकि आप उसके प्रारूप को अच्छी तरह से देख करके आप तैयारी उसी अनुरूप कर सके। ये बहुत अच्छी बात है। सभी जो उच्च न्यायालय अपनी अपनी जो परीक्षाएं लेती है वो विधिवत अपने ऑफिशियल वेबसाइट में इस तरह से नहीं डालती है। बाय द वे, चलते हैं कि पीटी में प्रश्न का प्रारूप किस तरह का रहने वाला है। देखिए वही चीज़ है कि इंग्लिश ग्रामर पर आधारित ये प्रश्न पत्र है। वोकैबुलरी, मैगजीम्स, लीगल टर्मिनोलॉजी, प्रोवर्ब्स एंड कोटेशंस। 40 प्रश्न है और कितने 1 से 40 तक का है और 40 अंक के ये होंगे। देखिएगा पहला प्रश्न यहाँ पर किस तरह से पूछे गए हुए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है। यदि हम लोग क्राउड को देखते हैं तो यह तो एक कलेक्टिव नाउन है, समुदायवाचक संज्ञा है और यही उत्तर होगा। काइंडनेस, दयालुता, यह तो भाववाचक संज्ञा। ग्रोथ, वृद्धि, ओके, विकास, यह तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा। चाइल्डहुड, बचपन, यह भी तो भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें आंसर क्या है? क्राउड ही होगा। तो देखिए ये क्या है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। इसलिए जो भी शब्द आप लर्न करेंगे उसका पार्ट ऑफ स्पीच का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप पार्ट ऑफ स्पीच का ज्ञान नहीं रखिएगा तब आप अच्छी तरह से अनुवाद भी तो नहीं कर सकते, है ना। कहीं जो विशेषण लगना चाहिए, एडजेक्टिव लगना चाहिए, वहाँ पर आप नाउन लगा देंगे, जहाँ नाउन लगना चाहिए वहाँ एडजेक्टिव लगा देंगे, क्योंकि आपको पहचान नहीं आ रही है, आप पहचान नहीं पा रहे हैं शब्द को, तब तो फिर तो आपका जो अनुवाद भी जो होगा, ट्रांसलेशन जो होगा, वो भी तो गलत सलत ही होगा। इसलिए यह बेसिक नॉलेज की यहाँ पर बात की गई है। दूसरे तरह का देखिएगा प्रश्न क्या है कि वन हु हेट्स मैरिज, जो शादी विवाह से दूर रहते हैं, अर्थात नापसंद करते हैं, शादी विवाह नहीं करना चाहते हैं, वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे? मिसोगेमिस्ट कहेंगे। मिजेन का मतलब ही होता है, मिजेन एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है हैटरेट, डिसलाइक, और गेमिस्ट यह शादी से संबंधित है। इस्ट किसी भी शब्द के अंत में आता है तो वह किसी व्यक्ति विशेष के लिए आता है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो शादी से घृणा करे तो उसे हम लोग मिसोगेमिस्ट कहते हैं, ठीक है। अर्थात देखिएगा कि एक तो आया कि शब्द की पहचान करने पर आधारित प्रश्न, उसको लेकर के आपको सचेत हो जाना है कि इस तरह से हमें पढ़ाई करना है, ठीक है। दूसरा तरह का जो प्रश्न क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आधारित है, इसलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन काफ़ी सारे आपको लर्न कर लेने हैं। तीसरा फिर देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि वर्ब को लेकर के यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स पर आधारित प्रश्न है। चौथा भी फिल इन द ब्लैंक्स पर आधारित है और आपका स्पेलिंग भी सही होना चाहिए, क्योंकि भावी अनुवादक आप लोग हैं, इस कारण से स्पेलिंग्स में यदि आप गलतियाँ करते हैं तब तो फिर तो आप अपना इम्प्रेशन भी खो देंगे। इसके बाद देखिएगा काफ़ी बेसिक ग्रामर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन निम्नलिखित में से कौन इनडेफिनेट आर्टिकल, हम लोग जैसा जानते हैं कि दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो आर्टिकल से रिलेटेड फिर यहाँ देखिएगा 9वां जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। 10वां भी क्या है, स्पेलिंग से रिलेटेड है। 11वां देखिएगा यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है लीगल मैगजीन। यहाँ पर एजुस डेम जेनरिस का अर्थ यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या अर्थ होगा, इस मैगजीन का अर्थ क्या होगा। यह एक लैटिन फ्रेज है दरअसल, ओके। जेनरिस का मतलब ही होता है काइंड, ध्यान रखिएगा। कुछ अगर हाईली इम्पॉर्टेंट लैटिन वर्ड्स के बारे में यदि आपके पास जानकारी हो जाए तब क्या है कि इस तरह के लीगल मैगजीन्स के बारे में हम काफ़ी आसानी हो जाती है उसके अर्थ को निकालना। जेनरिस का मतलब काइंड होता है और एजुसडेम का मतलब होता है सिमिलर, मतलब एक जैसा प्रकार का, एक जैसा गुण वाला, एक जैसा गुण धर्म वाला, एक जैसा व्यवहार वाला। तो इस कारण से देखिएगा पहला यहाँ पर आंसर हुआ ऑफ द सेम काइंड और नेचर। इसके बाद देखिएगा प्रीपोजिशनल यूसेज पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। 13वां देखिएगा किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ओ डेथ कम सून, आपको नहीं लग रहा है ये संबोधित कर रहा है ना, कह रहा है कि ए मृत्यु जल्दी मुझे वरण कर लो, जल्दी आ जाओ, है ना। यह संबोधन कर रहा है, इसलिए संबोधन सूचक है। और संबोधन सूचक एक क्या है, लिटरेरी टर्म है, एक साहित्यिक शब्दावली है और इसे हम लोग कहते हैं एपॉस्ट्रॉफी।
हाइपरबली को हम लोग हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति, ओके, एग्जैजरेशन। पर्सोनिफिकेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। कोई भी निर्जीव को यदि मानव गुण से उसको नवाजा जाए, मानवीय गुण उसमें डाला जाए, तब उस निर्जीव चीज़ के बारे में कहेंगे कि उसका पर्सोनिफिकेशन हुआ, उसका मानवीकरण हुआ। और सिमिली तो कहते हैं हम लोग इसको कहते हैं तुलना बोधक अलंकार। इसमें तुलना की जाती है, जैसे कि तुम शेर जैसे हो, तो इस वाक्य में सिमिली का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इस परीक्षा के लिए आपको कुछ लिटरेरी टर्म्स के बारे में जानकारी हासिल करने ही होंगे, ठीक है। मैं प्रारूप बता रहा हूँ। इसके बाद देखिएगा 14वां जो प्रश्न है वो किस तरह का है। चूज द वर्ड एनालोगस और नियरेस्ट इन मीनिंग ऑफ कॉवनेंट। कॉवनेंट जो होता है एक तरह का करार है, एक तरह का अग्रीमेंट है, एक तरह की सहमति, एक तरह का शपथ है ना, एक तरह की प्रतिज्ञा है। आप देखिएगा मियाँ बीवी अर्थात पति पत्नी जो जब दो एक हो जाते हैं तो पंडित जी क्या करते हैं कि शपथ दिलाते हैं कि तुम दोनों साथ रहोगे, कभी एक दूसरे को छोड़ोगे नहीं, और सुख दुख में तुम लोग दोनों साथ रहोगे। इस तरह की शपथ दिलाई जाती है। तो वो जो शपथ है, वो जो एक साथ रहने के लिए जो सहमति करवाई जाती है पंडित जी के द्वारा, उसे ही हम लोग कहते हैं कॉवनेंट। हालांकि इसका अन्य भी प्रयोग है, यहाँ पर देख रहे हैं कि अग्रीमेंट इसी तरह का भाव दे रहा है। इसके बाद देखिएगा सिनोनिम पर आधारित प्रश्न है ना, एंटोनिम पर आधारित प्रश्न है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्या है कि दरअसल ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अब इसके बाद फिर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अर्थात हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि काफ़ी सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जा रहे हैं, है ना। शब्द समूहों के लिए एक शब्द काफ़ी आ रहे हैं, इसलिए आपको इस तरह के शब्दों को पढ़ लेना चाहिए, कंठस्थ कर लेना चाहिए। इसके बाद देखिए 21 किस तरह का प्रॉब्लम यह है। यह एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ये भी इडियम है। इसके बाद फिर 23 को देखिए, इडियम्स भी पढ़ने पड़ेंगे आपको। 23 देखिएगा क्या कह रहा है। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। यहाँ पर डेथ का यहाँ पर देखिएगा आइसी हैंड, डेथ का एक हाथ है ना। डेथ के कई भी हाथ होता है, हम लोगों ने कभी देखा है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डेथ को मानव बना दिया गया। जब किसी भी निर्जीव चीज़ को मानव बना दिया जाता है, तब उस क्रिया को, उस लिटरेरी टर्म को, लिटरेरी यूसेज को हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। फिर ऑक्सीमोरन के बारे में आपको जानना है। हाइपरबली, सिमिलीज, कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण VVI जो लिटरेरी टर्म्स है अंग्रेजी में, उसकी जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए। 24 को देखिए, शी एक्सेप्टेड इट एज द काइंड क्रुएल्टी ऑफ द सर्जन्स नाइफ। यहाँ पर यह क्या है, यहाँ पर एक ऑक्सीमोरन है। क्यों ऑक्सीमोरन है, हम लोग आने वाले सेशन में बात करेंगे। कुछ लिटरेरी जो टर्म्स है इस तरह के जो आ सकते हैं, उसके बारे में काफ़ी विस्तार से हम लोग वर्णन करेंगे ताकि हर चीज़ आसान हो सके। 25 को पर हम लोग विचार करते हैं, क्या है कह रहा है यहाँ पर, एंटोनिम फाइंड आउट करने वाला है। इसके बाद फिर देखिएगा रूल निसी, यह एक लैटिन फ्रेज़ है और इसका आपको अर्थ देना है, ठीक है। इसके बाद कैविट एम्प्टर, कैविट एम्प्टर भी एक क्या है, लैटिन फ्रेज़ है और इसका मतलब होता है कि क्रेता सावधान रहे। तुम जो चीज़ खरीद रहे हो और उसे खरीदने से पहले ही तुम देख लो, उलट पलट करके देख लो, कहीं उसमें किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं है ना। यदि तुम उस चीज़ को नहीं देखते हो तो तुम ही वहाँ पर दोषी होगे। इसलिए कैविट एम्प्टर यह एक वार्निंग है, ठीक है। आगे देखिएगा क्या है। इसके बाद फिर यहाँ पर ग्रामर पर आधारित है। फिर इसके बाद फिर 29 लोकस स्टैंडाई, इसे हम लोग लोकस स्टैंडी भी पढ़ते हैं, ठीक है। लोकस स्टैंडाई का जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है विधि, इसको हम लोग कहेंगे कि विधि का आधार, है ना, विधि का आधार या विधि अधिकार भी हम लोग इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर लोकस स्टैंडाई, यहाँ देख रहे हैं एक फ्रेज़ है, एक लीगल टर्म है। रेस नुलिस भी एक लीगल टर्म है। यूबी जस ईबी रेमेडियम, यह एक क्या है, मैगजीम है, ओके। यह पूरा का पूरा वाक्य है,
तो इसका हमें यहाँ पर मतलब बताना पड़ेगा, एक चुनना पड़ेगा। इसके बाद रूल रूल टू रूस्ट, यहाँ पर रूल द रूस्ट होना चाहिए। खैर, रूल टू रूस्ट है, इसका ही मतलब होता है कि आधिपत्य जमाना। यह एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इसके बाद फिर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लीगल मैगजिम, एक्टस नॉन फैसेट रियम निसी मेंस सिट रिया। ये आपको याद करने पड़ेंगे। एक कलेक्शन आपको अच्छा रखना पड़ेगा, वीवीआई कलेक्शन आपको रखना पड़ेगा। मैंने इन सभी के लिए इसके लिए मैंने ई बुक लॉन्च किया है, आप ई बुक से ज़रूर पढ़ें। ओके, उसके बारे में भी हम लोग काफ़ी विस्तार से बात करेंगे। आगे देखिएगा 34th में क्या है कि यह भी क्या है कि ईडीएम पर आधारित ब्लैंक यहाँ पर दिख रहा है। फिर देखिएगा ईडीएम ही है बिल्ड कैसल्स इन द ईयर, यह एक ईडीएम है। इसके बाद 36वां देखते हैं, अ ट्री व्हाट डू यू मीन बाय अ ट्री इज़ नोन बाय इट्स फ्रूट। ओके, इसका अर्थ क्या है? इसका यह जो है ना एक अलंकारिक अर्थ दे रहा है, तो इसका साधारण अर्थ क्या होगा इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, भाव निकाल करके बताना है, सिंप्लीफाई करना है। डार्कनेस कैनॉट ड्राइव आउट डार्कनेस। ओके, आँख के बदले में आँख, अंधेरा कभी भी अंधेरे से दूर नहीं हो सकता है ना। एक रोशनी दे दो तो अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाएगा। इस तरह का कथन किसने कहा? तो अर्थात कोटेशन से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर आया है। इसके बाद फिर देखिए कोटेशन से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न आ रहा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिजीजेस इज टू बी नोबडी टू एनीबडी, हु सेड दिस। कोटेशन है, वक्तव्य या किसका वक्तव्य है। फिर यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस से संबंधित प्रश्न यहाँ देख रहे हैं। फिर लीगल मैगजिम्स ऑल्टरम पार्टम का आपको मीनिंग देना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अंग्रेजी से संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको इसी अनुरूप तैयारी भी करना है। अब यदि हम लोग दूसरे खंड की बात करते हैं, हिंदी व्याकरण में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मृत्यु की कामना हेतु उपयुक्त शब्द ये क्या है? ये क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको देना है ना। अर्थात शब्द समूहों के लिए एक शब्द देना है। मृत्यु की कामना, जैसे अंग्रेजी में प्रश्न पूछे जा रहे थे उसी तरह से हिंदी में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है 41 में। 42 में देखिए पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। ओके, संधि विच्छेद पर आधारित आपको ज्ञान प्राप्त कर लेना है। 43 में देखिए जो इंद्रियों की पहुँच के बाहर हो, ये तो क्या है, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अर्थात समूहों के लिए एक शब्द पर आधारित प्रश्न है। अगोचर शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयोग होता है? ओके, यहाँ पर क्या हो गया कि ये जस्ट उल्टा हो गया है ना। एक शब्द यहाँ पर दे दिया गया है तो इसके अनेक शब्द आपको देना है। जैसे कि अगोचर, जो इंद्रियां उसे पकड़ ना सके, है ना, जो इंद्रियों के परे हो वही तो अगोचर कहलाएगा। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं थर्ड ऑप्शन है, अर्थात शब्द समूहों के लिए एक शब्द भी आ रहा है और एक शब्द के लिए बहुत शब्द के बारे में भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया पर आधारित यहाँ पर प्रश्न आप देख रहे हैं। इस आपको सकर्मक क्रिया के बारे में अच्छी जानकारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तब तक आप एक्टिव वॉइस अर्थात कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य से संबंधित प्रश्नों को हल करने में काफ़ी असुविधा आपको होगी। फिर सही वाक्य चुनिए, अर्थात अशुद्धि वाक्य अशुद्धि पर आधारित देखिए प्रश्न पूछे गए हैं 46 में। 47 में देखिए हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, स्वर से संबंधित। निम्न दोहे में कौन सा अलंकार, जैसे कि हम लोगों ने अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी खंड में देखा था कि जो साहित्यिक टर्म थे, लिटरेरी टर्म्स थे, उस पर आधारित वहाँ पर प्रश्न देखे थे। तो हिंदी में भी कुछ आपको अलंकार के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा। अलंकार को हम लोग हिंदी में कहते हैं डेकोरेटिव वर्ड्स। ओके, फिगरेटिव वर्ड्स अंग्रेजी में फिगर्स ऑफ स्पीच। यहाँ पर अलंकार के बारे में कहा जा रहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसमें किस तरह का अलंकार का प्रयोग किया गया है इस दोहे में। ठीक है,
तो इसमें तो श्लेष है। खैर, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, चौपाई किसको कहते हैं, अर्थात यहाँ देख रहे हैं कि सिर्फ आपको हिंदी व्याकरण ही नहीं पढ़ने, हिंदी साहित्य से देखिएगा अभी तक एक भी प्रश्न नहीं आया, लेकिन हिंदी में कुछ अलंकार जो प्रयुक्त होते हैं उनके बारे में आपके पास जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है, चौपाई किसको कहते हैं, है ना, सोरठा किसको कहते हैं, इस तरह के दोहे क्या होते हैं, उस से संबंधित आपको जानकारी प्राप्त करना है। पाप पुण्य में कौन सा समास है ना, दो साथ में रहता है तब उसे तो हम लोग द्वंद्व कहते हैं, जैसे रात दिन हो गया, है ना, आकाश पाताल हो गया, ये सब सारे द्वंद्व समास है। ओके, वाक्य में मुख्यतः कितने अंग होते हैं, तो ऑब्वियसली तो ही अंग होते हैं ना। खैर, आगे देखिएगा और किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे पिछले बार। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, वाक्य में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है। अलंकार से संबंधित देखिए इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द गलती से छूट जाए तो उसे लिखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, उसे हंस पद कहते हैं, है ना। क्या लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, हंस पद प्रयोग किया जाता है। अपराधार्थ प्रोत्साहन नहीं है, क्या नहीं है, यह नहीं है क्या, प्रयास नहीं है। ठीक है, 55 को देखेंगे, सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं विधिक प्रतिनिधि से आशय क्या है, परक्राम्य लिखत से क्या अभिप्रेत है, अर्थात क्या इसका अर्थ होता है। अधिकार परीक्षा, ये सब सारे हम लोग जो देख रहे हैं ना, परक्राम्य लिखत, विधिक प्रतिनिधि, अधिकार परीक्षा, ये सब क्या है, विधि आधारित शब्द है, लीगल टर्म्स जिसे हम लोग कह रहे हैं। अतिच्छादी, यह भी क्या है, एक लीगल टर्म है। ओके, स्वप्रेरणा लीगल शब्द है। विद्वेषपूर्ण, यह एक लीगल टर्म है। इसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग संधि देख रहे हैं कि किस तरह का संधि इसमें प्रयुक्त हो रहा है। राम धन विधान क्या हो गया। ठीक है, गरीबी शब्द में संज्ञा है, किस तरह का संज्ञा है गरीबी, जैसे हम लोग ऊपर में अंग्रेजी वाले में सीखे हुए थे कि गरीबी, वहाँ भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है, और यहाँ पर पहचान करने के लिए कहा गया है कि गरीबी किस तरह की संज्ञा है ना, गरीबी। तो यह एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा तो यह नहीं है। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ये मुहावरा से संबंधित विसम्मति। फिर यहाँ पर विधिक शब्द हम लोग देख रहे हैं। न्यायाधीश विधिक शब्द है। आनुषांगिक अनुतोष विधिक शब्द है, ये भी विधिक शब्द है, ये भी विधिक शब्द है। इसके बाद दिक करना से आशय है। फिर यहाँ पर व्याकरण से संबंधित यहाँ पर प्रॉब्लम देख रहे हैं। अब देखिएगा कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ओपन सोर्स है वो इसमें से कौन है ना, ओपन सोर्स है। विंडोज़ तो क्या है, विंडोज़ एक इसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, है ना। ये जो है सो इसमें इसमें जो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन दोनों के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काफ़ी अंतर होता है। हालांकि आप जब मैं एक एक प्रश्न को डील करूँगा तो मैं ये सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट करते हुए आगे बढ़ूँगा। इसके बाद देखिएगा कंप्यूटर से संबंधित इस तरह के प्रश्न ज़्यादा हार्ड भी प्रश्न नहीं पूछे जा रहे। OCR स्टैंड्स फॉर, इसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज़ फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन। IP एड्रेस, IP एड्रेस का क्या फुल फॉर्म है, HTTP का फुल फॉर्म क्या है, अर्थात एब्रीविएशन जो कंप्यूटर में प्रयुक्त होते हैं उससे संबंधित आपके पास ज्ञान होना ही चाहिए। इसके बाद जो 10 प्रश्न जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो पूछे गए हुए थे उसका प्रारूप भी आप लोग जान लें। देखिए क्या कह रहा है, देखिए सारा अंग्रेजी में है, हिंदी को छोड़ करके। विच इज़ द ओनली कॉन्स्टिट्यूटेड 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, 53वां जिला मध्य प्रदेश का कौन बनाया गया था, किसको बनाया गया था, उसका नाम बताइए। तो मौगंज यहाँ पर बताया गया है। अर्थात आपको अपने मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी हासिल करना है। ठीक है, उससे संबंधित प्रश्न देखिए 51वां जो 91st का जो प्रॉब्लम मध्य प्रदेश
के नो हाउ से संबंधित है। 92nd का भी उसी से संबंधित है। 93rd का देखेंगे विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल्स एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, ये हो गया जीके, ठीक है। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये भी हो गया जीके जीएसएस से रिलेटेड है, प्रश्न हो गया। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। तो 3 प्रश्न तो 10 में 3 प्रश्न तो देखिए मध्य प्रदेश से संबंधित अभी हम लोगों को प्राप्त हुआ है। द बर्थ प्लेस ऑफ भीमराव, भीमराव का जो जन्मभूमि है वो कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ मराठा रूलर शिवाजी, ये देखिएगा जीके जीएस से संबंधित प्रश्न है। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक टूम ऑफ सैंड, देखिएगा ये जो है एक किताब के लेखक के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर विजेंद्र सिंह इज एसोसिएटेड विद, यह करंट अफेयर्स से संबंधित है। फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस आउटसाइड इंडिया विल कम अप इन, यह भी करंट अफेयर्स से संबंधित है। मतलब 10 प्रश्न में 4 प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे मध्य प्रदेश से एमपी से संबंधित, ओके। और जीके जीएसएस से संबंधित वही 3-4 प्रश्न उससे आ गया। उसके बाद 2 प्रश्न आपके आएंगे वो करंट अफेयर्स से अर्थात समसामयिकी से संबंधित, तो इसी को ही आधार मान करके आपको तैयारी भी करना है। अब फ्रेंड जानते हैं कि डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसा आपका रहने वाला है, ठीक है, किस तरह से आपको बुकलेट की प्राप्ति वहाँ पर होगी। तो चलते हैं, देखिएगा मैं प्रारूप मैं बता रहा हूँ। देखिए यही कह रहा है ना कि क्वेश्चन पेपर कम आंसर शीट कैसा रहने वाला है। यह एक प्रश्न पत्र है, आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के साइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इसी तरह से आपको बुकलेट भी प्राप्त होने वाला है। यहाँ देखिए प्रश्न इस तरह का रहेगा और इस तरह से आपको जगह प्राप्त होने वाला है, इसमें आपको लिखना है और आपका यह जो प्रश्न कम जो उत्तर पुस्तिका है वह फिर आपको जमा कर देना है लिखने के बाद, कुछ ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं कि इससे संबंधित आपको किस तरह से तैयारी करना है। यहाँ तो आप लोग समझ गए ना कि जो आंसर शीट आपको प्राप्त होने वाला है उसका प्रारूप कैसा रहेगा, इसी तरह का रहेगा, ठीक है। अब जानते हैं फ्रेंड कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है इसी को लेकर के सबसे ज़्यादा जो आशंका रहती है कि ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ट्रांसलेशन किस तरह के पूछे जाएंगे, है ना, उसका प्रारूप कैसा रहेगा। अब एग्जैक्ट पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिएगा एक ई बुक है, ई बुक मैंने लॉन्च किया है, मात्र 80 रुपये में आप ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। मैं लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से आप जा करके आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बेनिफिशियल यह ई बुक है। मैंने टू द पॉइंट इस बुक में हर एक चीज़ों को रखा है, आप ज़रूर इसको आधार मान करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। 77 पेज का है यह, छोटा मोटा ई बुक मैंने नहीं दिया है, ओके। इसमें देखिएगा कि क्या क्या चीज़ आपको प्राप्त होने वाले। 77 पेज का सॉफ्ट मटेरियल्स फुली डाउनलोडेबल, आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। लीगल इसमें ट्रांसलेशन आपको प्राप्त होगा, इसमें लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स प्राप्त होगा, कोटेशंस आपको इसी में ही प्राप्त हो जाएंगे। फिर एग्जाम ओरिएंटेड मॉक्स विथ आंसर्स, कितने मॉक्स मिलेंगे, 5 मॉक्स और उसके आंसर्स भी मिलेंगे, सोचिए, है ना। तो और उसके बाद फिर आंसर बुकलेट भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। बस ये लेते हैं, इसका प्रिंट आउट निकालते हैं, तो फिर आप इस तरह से इस पैटर्न पर, इसी पैटर्न पर यदि आप तैयारी करते हैं जो दिया गया है इस ई बुकलेट में, है ना, और उस पर करते हैं तो आप की तैयारी बहुत ही अच्छी होने वाली है। देखिएगा लीगल टर्म्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, कितने सारे लीगल टर्म्स है, काफ़ी सारे आपको लीगल टर्म्स प्राप्त होने वाले हैं इस ई बुक में। मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि कैसे करके तैयारी करना है, किस तरह से आपको स्टडी नोट्स का फ़ायदा उठाना। आप यदि स्टडी नोट्स खुद बनाते हैं तो इट्स ओके। लीगल मैगजीम्स से भी देखिए, इस तरह के लीगल मैगजीम्स आपको पढ़ने हैं, है ना। एक्टस रियस देखिए, ये वाला पूछा गया हुआ था अभी, है ना, अभी हम लोग देखे हुए थे ना कि ये वाला जो है ना लैटिन फ्रेज आया हुआ था। और भी आपको
दिखेगा। लगभग जितना मैंने दिया हुआ है सारे लगभग VVI है, इतना ज़रूर आप लोगों को पढ़ करके जाना है। अभी हम लोग जो देखे हुए थे आपको यहाँ पर प्राप्त भी हो जाएगा। कॉर्पस डेलिक्टाई, कस्टम डी नोवो, डोली, इनकैपेक्स, ये सब सारे VVI है। और जो एक लोकस स्टैंडाई के बारे में यदि हम लोग ने बात किया हुआ था ना, या पूछा गया था कि नहीं, ये सब जितने भी है लगभग इसी से ही एग्ज़ाम में आ जाने की पूरी संभावना है। इसलिए मैं तो ज़रूर कहूँगा कि इस ई बुक का ज़रूर आप लोग सहारा ले। इसमें देखिएगा कंप्यूटर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स, और देखिए हम लोग मॉक्स के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं कि मॉक्स आप का जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का प्रारूप रहने वाला है वो किस तरह का रहने वाला है। देखिए मॉक 1 कितने मार्क्स के, दो अंक के प्रत्येक प्रश्न रहने वाले हैं और इस तरह से 40 अंक के बनते हैं। प्रश्न किस तरह का रहेगा, प्रश्न का प्रारूप किस तरह का रहेगा। देखिए कह रहा है कि 1 से 20 तक हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करिए। कपट अभिवचनित और प्रमाणित किया जाना चाहिए, इसका आपको अनुवाद करना है। प्रथमतः अभिलिखित की गई सूचना की प्रतिलिपि तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को भेजी जानी चाहिए। वाद प्रारंभिक स्तर पर ही नामंजूर किए जाने योग्य था। न्यायालय किसी सहायता को प्रदान करने के लिए अभिवचनों से परे नहीं जा सकता। कोई बात अपराध नहीं है जो निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। व्यवहार न्यायालय भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन्स करने हेतु अधिकृत है। देखिएगा ये जो जितने भी प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर सेट किया है, ये सब सारे के सारे प्रश्न हाईली इम्पॉर्टेंट है और ये प्रीवियसली आस्क्ड प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, प्रीवियसली आस्क्ड प्रश्न है। और आप लोगों को यदि 5 मॉक्स आप दे लेते हैं, उस पर यदि आप अभ्यास करके जाते हैं तो देखिए हिंदी से अंग्रेजी चूँकि 20 पूछे जा रहे हैं तो आपको कितने प्राप्त हो जा रहे हैं, 100 प्रश्न हिंदी से अंग्रेजी प्राप्त हो रहा है और उसका उत्तर भी आपको मिल जा रहा है ना। और 10 जो अनुवाद पर आधारित प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, और इस 5 सेट है तो इस तरह से आपको 50 प्रश्न आपको मिल रहे हैं, वो भी उत्तर सहित। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ पर हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद। फिर देखिएगा अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद। मेंटल क्रूएल्टी इज द कंडक्ट ऑफ अदर स्पाउस विच कॉजेस मेंटल सफरिंग और फियर टू द मैट्रिमोनियल लाइफ ऑफ द अदर। एग्ज़ाम में मैंने कहा ना कि हर एक प्रश्न के नीचे स्पेस रहेगा और उस स्पेस में आपको लिखना है। ठीक है, और देखिएगा किस तरह के प्रश्न इसमें रहेंगे। अब देखिए मिक्स्ड क्वेश्चंस, और यहाँ पर मिक्स्ड क्वेश्चन है। देखिए एग्ज़ाम में जैसे हम लोग पेपर 1 में देखे थे ना, उसी तरह से आपको प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर देख रहे हैं कि अब जो लीगल टर्म्स या लीगल मैगजिम्स आ सकते हैं उसका प्रारूप किस तरह से रहने वाला है। राइट द मीनिंग ऑफ रेस सब जुडिसी, बेंस रिया का अर्थ क्या होता है, सूट बाय इंडिजेंट पर्सन का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में बताइए। इप्सो ज्यूरी के बारे में बताइए। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए कि हु सेड एन अनजस्ट लॉ इज इटसेल्फ अ स्पीसीज ऑफ वायलेंस, अरेस्ट फॉर इट्स ब्रीच इज मॉर्सो, यह किसने कहा। मॉर्गाज और प्लेज में क्या अंतर होता है। इसी तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा में। ठीक है, द लीगल टर्म लेक्स फॉरी मीन्स क्या होता है, आपको दिए गए स्पेस में लिखना है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिएगा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पर आधारित तक किस तरह का प्रारूप रहने वाला है, तो कुछ इसी तरह का प्रारूप रहने वाला है। ओके, तो ये जो देखें आपने प्रश्न का प्रारूप। अब देखिए फिर इन सभी का उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा अंत में। देखिए मॉक 3 का आंसर्स है ना, 5 मॉक्स है और सारे मॉक्स का आपको उत्तर अंत में प्राप्त हो जाता है। इसके बाद फिर मैंने लास्ट में एक मैंने क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट भी दे रखा है एक पेपर का। आपको करना क्या है कि ये दिए गए जो पेपर है, इस पेपर को आप बस प्रिंट आउट निकाल लीजिए और जो भी प्रश्न
पूछे गए हैं उन प्रश्नों का जवाब आप दिए गए स्पेस में लिखना है, वो भी अच्छी हैंड राइटिंग में। ठीक है फ्रेंड, इससे संबंधित, इस एग्ज़ाम से संबंधित कोर्स उपलब्ध है, काफ़ी विस्तृत कोर्स उपलब्ध है जिसमें आपको मॉक्स मिलेंगे, आपको इवैल्यूएशन मिलेंगे, और यदि रिक्वायर्ड संख्या आप लोगों की रहती है तब लाइव क्लासेस भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। आप हमारे से अवश्य जुड़े और अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, जहां पर हम लोग इसी एग्ज़ाम से संबंधित तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में काफ़ी विस्तार से बात करने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।